अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो अभी जो देखने के लिए जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। अभी तक जितनी चीज़ें हमने की थी उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स से रिलेटेड है। देखें, अभी तक जो चीज़ें हमने देखी हैं उसके अंदर हमने वेव्स की डेफिनेशन पढ़ी। फिर वेव्स की डेफिनेशन के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारे पास वो हमने उनकी टाइप्स देखी। फिर टाइप्स के अंदर हमने देखा था कि वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थे, और फिर मैकेनिकल के अंदर ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल देखी, और फिर वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, और उसी से रिलेटेड हमने एक वेव की इक्वेशन देखी थी जो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा से रिलेटेड थी। और ये टर्म्स हम अभी तक पढ़ते चले आएंगे। इस पूरे चैप्टर के दो हिस्से, एक वेव्स का हिस्सा है और एक एस एच एम है, सिंपल हार्मोनिक। आज हम अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वेव्स का सेकंड पार्ट है, और वो जो पार्ट है इसमें हमने इक्वेशन देखी। और जो सेकंड पार्ट है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज। क्या देखने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टीज हमारे पास तीन तरह की। आइए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन, ये वेव्स की प्रॉपर्टी है। जदाकर ये प्रॉपर्टीज किसकी है? वेव्स। अब देखिए, किसी भी चीज की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज, मसलन बर्फ की प्रॉपर्टी होती है कि हाथ लगाइए तो ठंडी फील होती है, ठीक है। ट्यूबलाइट की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें से सफेद रंग की लाइट, व्हाइट कलर की लाइट निकल रही है। पंखे की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो घूमता है और आपको हवा दे रहा होता है। ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव्स की भी होती है, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक तो आपने जिस वक्त वेव पढ़ रहे थे तब अपनी आंखों से देखी थी और समझी भी थी। वो ये थी कि जब आप एक रोप में एक लूप प्रोड्यूस करते हैं तो वो लूप वहां जाके टकराता है और वापस लौट जाता है। यानी कि आपने क्या किया है कि एक रोप ली है और इस रोप के अंदर आपने एक सिंगल, यहां पे ये जुड़ा हुआ था, और यहां पे आपने एक सिंगल जर्क दिया है अप एंड डाउन। तो ये एक वेव जनरेट हुई अप एंड डाउन जर्क पे। अब ये वेव जो है ना ये आगे की तरफ चलती जाएगी। अगले टाइम में जो वेव होगी कैसे होगी, फिर अगले टाइम में कैसे होगी, फिर अगले टाइम में कैसे होगी, हम देखें। ये वेव जो है ये यहां तक पहुंच जाएगी कुछ देर बाद, फिर ये वेव यहां तक पहुंचेगी कुछ देर बाद, और आखिर में वेव जो होगी वो ऐसे पहुंच चुकी होगी और यूं टकरा रही होगी। वो मैं बताऊं। ये वेव जो है ये आगे ट्रेवल करती जाएगी और इस पोजीशन तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। मैं जो बता रहा हूं उसको देखते जाइए, ये बाद में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये यहां से स्ट्राइक करेगी इस एंड पे तो इट रिफ्लेक्ट बैक, यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। आप देखो, पानी जब दीवार से टकराता है तो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, वेव में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी सिर्फ रोप में नहीं होती, पानी में भी होती है। क्या आवाज में रिफ्लेक्शन होती है, साउंड? हाँ। आप जब जोर से बोलते हैं तो इको सुनाई देता है, तो वो भी क्या होती है, रिफ्लेक्शन। उसके अलावा और जाइए आगे, क्या हीट में रिफ्लेक्शन होती है? होती है। आप जाएं, हीट एनर्जी जो आ रही होती है किसी बॉडी की तरफ, अगर उसकी सरफेस शाइनी बना दीजिए तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, एब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। तो रिफ्लेक्शन कैपेबिलिटी हीट में भी। क्या लाइट में रिफ्लेक्शन होती है? यस। लाइट की रिफ्लेक्शन तो आपने सबसे ज्यादा पढ़ी है कि जब वो चीज रिफ्लेक्ट करके आप तक पहुंचती है तभी तो वो चीज आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन की एक खास बात जो कि इससे पहले भी आपने नहीं देखी होगी, जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद ये ऐसे ही नहीं लौटेगी। बिल्कुल ऊपर से आने का मतलब क्या है कि ये अपने फेज को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी अपने फेज। ये कहलाता है इसका फेज। जो इसकी शक्ल है उसको क्या करेगी, चेंज करेगी। और जो चेंज करेगी वो 180 डिग्री पे है, अपना रिफ्लेक्शन देगी। चेहरा जैसे आईने में आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है तो उल्टा दिखता है ना। जब सीधा हाथ हिलाते हो तो उल्टा हिल रहा होता है, जब उल्टा हिलाते हो तो सीधा हिल रहा। ये वेव भी इनवर्स रिफ्लेक्टेड होगा। जो नीचे वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला ये 180 नहीं होगी, ये कहलाएगी रिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री, 90 नहीं होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री। समझ गए?
तो ये रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दी। अब जरा देखिए कि हम जो है अब जो चीज चेक करने के लिए जा रहे हैं वो आपके पास ये है कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हमने रिफ्लेक्शन देखी, लेकिन इस रिफ्लेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक को आप एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम कहते हैं रिपल टैंक, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इस रिपल टैंक में विजुअली हाइपोथेटिकली ऑब्जर्व करवाऊंगा मैं आपको जबरदस्ती, ठीक है। हो सकता है उसकी एक आध वीडियोस कल मैं लाके आप लोगों से शेयर कर लूं, लेकिन मैं आपको रिपल टैंक की सेंस बताऊंगा होता कैसे। ये टेबल है ना, इसके दरमियान में ग्लास रखा हुआ है ना, समझिए इस तरह का एक कंटेनर होता है जो पूरे का पूरा ग्लास का बना हुआ होता है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर होता है, उसकी एक सर्टेन हाइट होती है, वो पूरा इस तरह के ग्लास का बना हुआ कंटेनर। आप उस कंटेनर में क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो बताइए जब आप कंटेनर, ये आपके पास एक कंटेनर आया जो पूरा किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, और आप इस कंटेनर के अंदर क्या डालेंगे, पानी डालेंगे हैं, जैसे बाथटब। लेकिन वो कंटेनर जो है वो चूंकि हम फिजिकल फिनोमेना के लिए यूज करना है तो वो कंप्लीट रेक्टेंगुलर कंटेनर होगा, ठीक है। अब इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने पानी डाल दिया, ये वाटर की सरफेस आ गई यहाँ पे। क्या हुआ है, फिर से कहिए, खाने के लिए नहीं, मतलब यानी कि आपने देखा है कभी कितना बड़ा होता है। आप अगर उसमें लेट भी जाएंगे तो आप डूब पूरे नहीं सकेंगे, उसी में नहाते हैं। वाटर टैंक नहीं, इन्होंने रिपल टैंक कहा था, तो आप नहाने उसी में नहाते हैं, मुश्किल नहीं होती मेरा बेटा। तो आप क्या पैर से नहाना शुरू करते हैं, सर से? बहुत मुश्किल काम है। आप यकीन करें कि उसमें जो पानी होता है ना वो इतना होता है कि उसमें आपकी इतनी उंगली नहीं डूब सकती। अब आप समझें कि आप ना बोलें, मैं बोल रहा हूँ ना, आप मत कहिए, आप सिर्फ सुनिए। अच्छा भाई, रिपल टैंक के अंदर अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने वाटर ले लिया इतना, ये वाटर की सरफेस है, ठीक है। ये पानी की सरफेस है जो पानी अंदर आपके पास मौजूद। इस वाटर टैंक को आप क्या करते हैं कि स्टैंड के ऊपर प्लेस कर लेते हैं ताकि ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा हो, सही। इस वाटर टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, वेव्स की प्रॉपर्टीज को ये यूज क्यों करते हैं हम, जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इस वाटर टैंक के अंदर या रिपल टैंक में मैं वाटर वेव जनरेट करता हूं और फिर इसको स्टडी करता हूं। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम एक वाइब्रेटिंग मशीन यूज करते हैं, वाइब्रेटर यूज करते हैं, यानी कि वो एक मोटर होती है जो कि रोटेट करती है, जैसे कि मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, बिल्कुल ऐसी वाइब्रेटिंग मोटर होती है इंटरनल। वो वाइब्रेटिंग मशीन जो होती है या वाइब्रेटर जो होता है, ये मोटर हो गई वाइब्रेटर। इस मोटर के नॉब के साथ आप क्या करते हैं, एक पेंसिल को कनेक्ट कर देते हैं या एक स्टिक को। अब ये बताइए, स्टिक जब बार बार अप एंड डाउन मूव करेगी, वाइब्रेट करेगी, तो वो सरफेस के ऊपर क्या चीज जनरेट करने लगेगी, वेव। अब देखो सरफेस पे जो वेव जनरेट करेगी वो देखिए वेव कैसे जनरेट करेगी, देखिए भाई समझिएगा। जो वेव जनरेट, अब ये मैं ऊपर से देख रहा हूं, अब मैं इसे ऊपर से देख रहा हूं कि भाई ये सरफेस से वेव्स कैसे जनरेट हो रही है। देखिए इसको आप जरा समझिएगा, जब पेंसिल इससे स्ट्राइक करेगी तो जब पहली दफा डिप करेगी तो एक वेव जो होगी, देखिए ये वाला पॉइंट है जिससे स्ट्राइक कर रही है, सर्कुलर वेव जनरेट होगी। इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, इस एक वेव जनरेट हो गई, लेकिन ये बार बार स्ट्राइक कर रही है, तो ये जो पहली वेव है ये आगे बढ़ जाएगी और उसकी जगह अंदर कौन सी वेव जनरेट हो जाएगी, दूसरी वेव। फिर ये वाली वेव आगे चली जाएगी, थर्ड नंबर पे एक नई वेव अंदर जनरेट होगी और जो फर्स्ट पे थी वो सेकंड पे आ जाएगी। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्राइक करते रहेंगे और वेव जो है वो आगे की तरफ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब अगर ये बढ़ते बढ़ते यहां पर इस फॉर्म में ऐसे आगे जा रही है, आपके बात समझ में आ रही है, तो ये वेव्स कहलाएंगी सर्कुलर वेव्स। ये कौन सी वेव्स कहलाती हैं, सर्कुलर वेव्स। ये रिपल टैंक के अंदर क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। सर्कुलर क्यों कहला रहा है, क्योंकि एक पेंसिल की टिप या निप से जनरेट हो रही और ये आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी। जिस तरीके से नहीं, वॉशिंग मशीन में तो अंदर रोटर होता है,
आपने क्या करना है कि कोई भी बर्तन लें और उसमें यानी कि एक वाइब्रेटर या पेंसिल को हाथ से बार बार अप एंड डाउन करें, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप स्ट्राइक करते रहेंगे उसके अंदर क्या चीज जनरेट होती जाएगी, वेव जनरेट होती, और वो वेव्स एक जगह रुकेंगी नहीं बल्कि क्या होंगी, आगे की तरफ है। बिल्कुल 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 सही कहा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा सुने, ये आपने किस चीज से, पेंसिल से या एक स्टिक से ये वाले सर्कुलर वेव जनरेट। अब मैं जनरेट करने के लिए जा रहा हूं कौन सी दूसरी वेव्स जो कि कहलाती हैं प्लेन वेव्स। उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, प्लेन वेव्स। अब ये बताइए यहां पे वाटर मौजूद है, प्लेन वेव्स कैसे जनरेट हो? अगर आप, हाँ ये वेव्स की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। जो रिपल टैंक में वेव जनरेट होती है वो दो तरह की होती है, या तो सर्कुलर होंगी या प्लेन। अब मैं बता रहा हूं प्लेन कैसे जनरेट। प्लेन के लिए आप क्या करें कि जो आपने पेंसिल वर्टिकल लगाई थी अब आप हॉरिजॉन्टल पेंसिल लगा दीजिए, यानी कि जो वाइब्रेटर था उस वाइब्रेटर के साथ पेंसिल जो है वो अंदर की तरफ ऐसे वर्टिकल यूं लगा दी गई है, ठीक है, इसके साथ ये कनेक्टेड है और ये यूं लगी हुई है। समझ में आती बात? अब ये पेंसिल पानी के अंदर डूबी हुई है और अप एंड डाउन इसके ऊपर स्ट्राइक कर, जब पानी की सरफेस पे ऐसे स्ट्राइक करेगी तो जो वेव्स जनरेट होंगी दैट वेव्स आर कॉल्ड प्लेन वेव्स। प्लेन का मतलब क्या है कि आप पानी की सरफेस पे जो वेव्स जनरेट हो रही होंगी ये सरफेस से स्ट्राइक कर रही हैं, ये वेव्स बिल्कुल सीधी होंगी, स्ट्रेट वेव्स होंगी। इसी वजह से मैं अब इन वेव्स को क्या, कौन सी वेव्स कहता हूं, प्लेन। पहले वाली कौन सी थी, सर्कुलर थी, अभी कौन सी है, प्लेन। तो प्लेन वेव्स एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, इनको पैरेलल वेव्स भी कहते हैं, और प्लेन होती हैं, स्ट्रेट वेव्स होती हैं, जबकि सर्कुलर कैसी होती है, गोल घूमी हुई होती है। दोनों की शेप डिफरेंट है, यही फर्क, ठीक है। अच्छा अब एक चीज अभी सर्कुलर वेव्स जनरेट हो रही थी, ये देखो भाई इधर समझो इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी यहां हुई, तीसरी यहां हुई, चौथी, पांचवी, और ये देखिए आखिर में जाके क्या हो जाएंगी ये। इसका मतलब क्या है कि इफ यू आर, अब जरा समझिएगा, इफ यू आर वेरी क्लोज टू द सोर्स, अगर आप सोर्स के करीब हैं सर्कुलर, तो वेव्स कौन सी बन रही होगी, सर्कुलर। बट इफ यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सोर्स, दूर चले जाए, तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, प्लेन। इसका मतलब ये हो गया कि जो मुझे प्लेन वेव मिल रही है वो किसी सर्कुलर वेव का एक छोटा सा क्या होता है, पैच होता है। जिस जमीन पे तुम बैठे हो ये स्ट्रेट है ना, लेकिन क्या अर्थ स्ट्रेट है, वो तो राउंड है। तो इसका मतलब क्या, एक बहुत बड़े सर्कुलर पाथ जो होगा उसका ट्रैक आपको क्या मिल रहा होगा, स्ट्रेट। तो मैं क्या कहूंगा कि इफ वी आर वेरी क्लोज, अगर मैं क्या हूं, सोर्स से बहुत क्लोज हूं, तो इसका मतलब क्या है, वी आर गेटिंग व्हाट, सर्कुलर। एंड इफ वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सोर्स वी विल गेट प्लेन। अब जरा सोचो, सूरज, मैं सूरज से बहुत दूर बैठा हूं यहां पर, तो सूरज से आने वाली लाइट या वेव्स जो होंगी वो क्या होंगी, प्लेन। लेकिन अगर आप मोमबत्ती के बिल्कुल करीब चले जाइए, सूरज से तो नहीं जा सकता ना, तो आपको वेव्स क्या मिलेंगी, सर्कुलर। समझ रहे हैं? तो सर्कुलर और प्लेन, जब समंदर में होते हो तो हो सकता है सेंटर में वो वेव जो जनरेट हुई हो वो सर्कुलर हुई हो, लेकिन कॉर्नर पे आते आते तमाम वेव्स क्या हो जाती है, प्लेन, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा कवर कर चुके थे। यहां तक बात समझ में आई? अब मैं बात बताने जा रहा हूं रिफ्लेक्शन की, समझ गए? प्लेन और सर्कुलर वेव समझ में आ गई? सोर्स वो चीज होती है, जैसे यहाँ पे सोर्स पेंसिल है, वरना सोर्स क्या हो सकती है जो कि उस वेव को जनरेट करेगी, मसलन बल्ब, मसलन हीट के लिए अगर आप कहते हैं तो एक कैंडल हो सकती है सोर्स, कोई भी चीज सोर्स हो सकती है। समझ गए? अब एक और बात, रिपल टैंक के अंदर जो वेव जनरेट होंगी उनकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं? अब ये बताइए, अगर मुझे वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम कर, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। नहीं समझे? जो वाइब्रेटर है उसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ होता है, वाइब्रेटर जो होता है उस पर लिखा होता है कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, और वाइब्रेटर की नॉब होती है जिससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इनहांस करना है तो मैं वाइब्रेटर, मैं ये चाहता हूं भाई ऐसी वेव जनरेट हो जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, ज्यादा हो, तो मैं क्या करूंगा, वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। नॉकिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, ये बताइए।
वाइब्रेटर बहुत स्लो स्ट्राइक कर रहा है तो वेव्स बड़ी होंगी, लेकिन वाइब्रेटर बहुत क्विकली स्ट्राइक करेगा तो वेव छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हाँ बोलो जल्दी, यहां तक बात समझ में आ गई? अब बताइए, लैंप के लिए ये किया जाता है कि जो बुक में लैंप बनाया, हम करते क्या है, इन वेव्स को देखे कैसे भाई? तो इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिपल टैंक जो है इसके बॉटम में, ये नीचे की तरफ यहां पर हम क्या करते हैं, एक व्हाइट कलर की शीट लगा देते हैं। हम क्या प्लेस करते हैं यहां पे, व्हाइट शीट प्लेस। ऊपर से जो आपको दिख रहा है ना पानी के अंदर, उसको ऑब्जर्व करना खासा मुश्किल होता है, तो उसको सही से किसी पेपर पे ऑब्जर्व करने के लिए हम नीचे की तरफ यहाँ पे, एक मिनट, व्हाइट शीट लगा दें। अब ये बताइए कि अगर मैंने यहाँ पे प्लेन वेव्स जनरेट किए तो, और यहाँ पे ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, बल्ब लगा देते हैं। तो जो हम बल्ब लगाते हैं ना, वो बल्ब में क्या होता है कि देखिए, प्लेन वेव्स में ऐसे क्रस्ट आता है, फिर ट्रफ आता है, फिर क्रस्ट आता है, फिर ट्रफ आता है, ऐसा ही है। प्लेन वेव में जो क्रस्ट होगा, सिर्फ क्रस्ट वाला पोर्शन, वो वेव को एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। लाइट को अब मसलन देखिए, वेव ऐसे आ रही है, ए ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। अगर मैंने यहां पे बल्ब लगाया हुआ है, समझो लाइट जो यहां पे स्ट्राइक करेगी इस वाले रीजन में, इसके क्रस्ट पे, वो क्रस्ट वाला ये जो इसकी शेप है ना, इसकी क्रस्ट की, ये शेप इस लाइट को पेपर पे कन्वर्ज कर देगी। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, एक जगह जमा कर देगी। तो आपके पास इस पूरा जो ये पूरा ऐसे करके क्रस्ट बन रहा होगा ना, तो ये एक पूरा एक पॉइंट क्रस्ट तो नहीं होगा ना, एक लाइन क्रस्ट होगी ना पूरी कंप्लीट। वो पूरी की पूरी लाइन जो है, उसका ब्राइट जो लाइन होगी या ब्राइट शेड जो होगा, वो आपके पास इस लाइन का ब्राइट शेड इस पेपर पे ऐसे आने लगेगा क्रस्ट का। जबकि ट्रफ जो है, ये वेव्स को डिस्पर्स कर देगा और इसका कोई शेडो या कोई लाइट ब्राइटनेस नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर पे एक ब्राइट लाइट होगी, फिर डार्क आ रहा होगा, फिर यहाँ पे ब्राइट आएगी, फिर डार्क। तो आपके पास ये जो लाइनें हैं, ये पेपर पे यहाँ पे बन रही होंगी, लेकिन इन लाइनों में खास बात क्या होगी कि ये रुकी हुई नहीं होंगी, ये पेपर के ऊपर आपको चलती हुई दिखाई दे रही। एक मिनट, ये बात समझ में आई? अब अगर आपने इसके अंदर सर्कुलर वेव्स जनरेट किए हैं, तो पेपर पे आपके पास ये लाइन कैसी मिल रही है, सर्कुलर मिल रही है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि व्हाई वी आर अप्लाइंग द बल्ब हियर, because with the help of light of the bulb we will take an image of the wave on a blank paper and we can observe it very easily. So is it clear? कि आप आसानी से उसको लेके पेपर के ऊपर उसकी शेप को या तमाम चीजों को आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इस पेपर पे उसकी एक इमेज ले लूं, तो एक लाइन से दूसरे लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। अब मुझे बताइए, अगर वाइब्रेटर वाइब्रेशन ज्यादा करने लगे तो वेव क्लोज हो जाएंगी, ये लाइनें भी क्या हो जाएंगी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और वेवलेंथ कम। फ्रीक्वेंसी को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। अब एक और अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, रिपल टैंक में चाहे वेव कम हो चाहे ज्यादा, जब भी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, वेव से नहीं निकालूंगा, वाइब्रेटर से निकालूंगा। वाइब्रेटर चेक कीजिए, क्या वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है या कम हुई है। अगर वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो आप क्या कहिएगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। तो उमूमन जब भी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करते हैं, वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की जाती और वो कांस्टेंट ही रहती है। यहां तक बात समझ में आ गई? कहो क्या क्वेश्चन था? बिल्कुल बिल्कुल, वो यही फ्रीक्वेंसी कम करने का मतलब क्या है कि स्ट्राइकिंग अगर आप स्लो करने लगे, तो पानी जो होगा उसकी वेव बढ़ नहीं जाएगी, और फ्रीक्वेंसी स्लो डाउन होने से वेव लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स रिड्यूस हो जाए। वो तो आपके पास वहां पे जो प्रोसेस होता है, वहां पे कोई पर्टिकुलर वाइब्रेटर तो नहीं यूज हो रहा होता ना, वो तो हवा चल रही होती है, कहीं पे ज्यादा लगती है, कहीं पे कम, कहीं पे रुक जाती है, तो उसके लिए तो आप नहीं कर सकते। लेकिन वेव्स हर स्ट्रेंथ के ऊपर एक सर्टेन वेव बिल्डअप हो रही थी। अब जरा समझे भाई, समझे? रिफ्लेक्शन, इसी कंटेनर में आप एक ग्लास शीट लें, वर्टिकल ग्लास शीट,
और ये ऐसे प्लेस करते हैं, ऐसे प्लेस करें पानी के दरमियान में, ऐसे यूं करके प्लेस कर दिया कि ये ग्लास शीट पानी से बाहर निकली हुई है, इससे पानी को दो पार्ट में, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक ग्लास शीट है, आपने क्रॉस में करके रख दिया, ऐसे रखिए, सेपरेशन कर दिया है कि ये ग्लास शीट ने इस पानी को अलग कर दिया। अब ये वाला वाटर यहां पर, ये हिस्सा अलग हो गया है और ये वाला हिस्सा इससे क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब जब तुम यहां पे वेव्स जनरेट करोगे, प्लेन वेव्स, समझ में आ रही बात, तो प्लेन वेव्स ऐसे ही आएंगी, यहां तक स्ट्राइक करेंगी, लेकिन क्या इस तरफ आ पाएंगी, नहीं। अब मैं रिफ्लेक्शन करा रहा हूं, तो रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज बी डन थ्रू अ सरफेस, एक और सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन। बताइए जब वेव्स ऐसे स्ट्राइक, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, प्लेन वेव्स है ना, ये प्लेन वेव्स बना दी मैंने, ये तो वेव ट्रेवल कर रही है ना, इसकी एनर्जी जो ट्रेवल करेगी वो ऐसे परपेंडिकुलरली एनर्जी ट्रेवल, यानी कि वेव ऐसे, एनर्जी वेव के परपेंडिकुलरली ऐसे सीधी ट्रेवल कर रही है, समझ रहे हैं। अगर वेव्स सर्कुलर है तो भी एनर्जी जो ट्रेवल करेगी स्प्रेड आउट ऐसे ही होती है ना, वो भी इनके पैचेस से परपेंडिकुलर, यानी कि स्प्रेड आउट हो रही होती है। प्लेन वेव्स में एनर्जी ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल कर रही होगी, पैरेलल, समझ रहे हैं। अब जरा देखें, वेव ऐसे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद यहां से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी इस डायरेक्शन। अब ये बताइए, वेव ऐसे आ रही थी, ऐसे ट्रेवल कर रही थी, ऐसे स्ट्राइक किया इसने, देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, सुने, ये एनर्जी आ रही थी, एनर्जी ऐसे ट्रेवल कर रही थी, यू स्ट्राइक किया इसने, और स्ट्राइक करने के बाद ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक, क्योंकि देखिए जब कोई चीज सरफेस से टकराएगी तो वापस उसी मीडियम में आ जाती है, रिफ्लेक्शन तो यही कहलाता है। तो अगर वेव्स ऐसे टकरा रही है तो टकराने के बाद तमाम वेव्स, अब मसलन देखें, मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं, एक सेकंड मैं इसको जरा बना के बताता हूं, एक दो चीजों में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें भाई, ये आपके पास वेव्स है, देखें भाई, ये वेव्स आ रही है, आपने सरफेस ये रखी है, ठीक है। अब ये जब इस सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद इस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ मेरा बेटा, ये इसकी रिफ्लेक्शन, देखिए वेव्स ऐसे ट्रेवल कर रही थी। अब बताइए अगर वेव्स ऐसे ट्रेवल कर रही हैं तो एनर्जी कहां से कहां आ रही होगी? राजा भाई चुप करो भाई, क्या बकवास हो रही है, कौन बोल रहा था? ये मामू ने क्या बोला था? किसके मामू ने हैक किया था? ये बोला किसने था? क्या तकलीफ थी तुम्हें? इंसान बनो भाई। अच्छा, यहां से मैंने ये ले लिया है और ये एनर्जी जा रही है। देखें भाई, जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, एनर्जी ऐसे ट्रेवल कर रही है। मैंने अभी बताया था परपेंडिकुलरली एनर्जी ट्रेवल करती है, जैसे लाइट ट्रेवल कर रही होती है। लाइट ने या एनर्जी ने यहाँ पे स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक, अभी भी परपेंडिकुलर ही है। तो देखिए ये ऐसा ही यहां से ये टकराएगी और टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो ये फिनोमेना जो होगा कि पैरेलल वेव जो है जब वो किसी ग्लास शीट से स्ट्राइक करेंगे तो इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल, अपने सेम एंगल के ऊपर क्या कर जाएंगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव। लेकिन यही रिफ्लेक्शन आप पढ़ेंगे लाइट में, उस वक्त आप फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे और ज्यादा बेहतर समझ जाएगा। अब इसमें क्या क्या खास बात हो सकती है बताइए? रिफ्लेक्शन के बाद बताइए वेव की वेवलेंथ, देखिए यही थी वेवलेंथ। चल भाई देखें, समझिएगा।
लो ये तो जज्बाती हो गया भाई। एक सेकंड, हाँ कहिए कहिए। एक सेकंड, मैं एक चीज बता दूं फिर जाइएगा। एक सेकंड मेरा बेटा, बेटा ये चीज सुन के जाइएगा। 1 मिनट बात ना करें बेटा, 1 सेकंड जरा सही है, सुनते जाइए। अभी जो हमने वेव्स बनाई थी वो ऐसे ही बनाई थी, ये सरफेस थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई। सुनो बेटा, ऐसी आई। अब देखिए इनका एंगल वैसे तो सेम लग नहीं रहा है, ये ऐसे नहीं आना चाहिए था। एक ठीक है, ये ऐसे आ गए। आप जरा सुनिए जो मैं बात बता रहा हूं। इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन आपने जज करना है क्या क्या चीजें चेंज हुई, क्या क्या चीजें सेम रही। सबसे पहले स्पीड देखिए, बताइए जब वेव पानी में ट्रेवल कर रही थी तो वही पानी था जो स्ट्राइकिंग के बाद रहा या चेंज हो गया? वही पानी था। तो बताइए जब मीडियम की डेंसिटी या मीडियम वही रहा तो क्या इसकी स्पीड में कोई फर्क आएगा? नहीं। तो स्पीड के अंदर तुम क्या लिखोगे? नो चेंज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैं क्या कह रहा हूं? रिफ्लेक्शन। हाँ, टकरा के रिफ्लेक्ट बैक करते जाएंगे, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और आखिर में खत्म। सुने सुने, नो चेंज इन स्पीड। वजह क्या बनी? बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इफ मीडियम इज सेम, नो चेंज इन द मीडियम, तो देयर स्पीड मस्ट बी द सेम वन। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इनकी वेवलेंथ चेंज हुई? नहीं, नो चेंज। वेवलेंथ क्यों नहीं चेंज हुई? क्योंकि अगर आप यहां पे लैम्डा कैलकुलेट करें तो लैम्डा इधर भी उतना ही है। अब पता है आपको वेवलेंथ कैसे चेंज होती है? yes, मैं जो बता रहा हूं उसको समझिएगा। वेवलेंथ चेंज ऐसे होती है किसी मीडियम के अंदर रिपल टाइम पे, कि अगर कहीं पे कोई मीडियम डेंस हो जाए, मीडियम वेव को आगे ट्रेवल करने से रोकना शुरू करते। अब बताइए वेव तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम वेव को अगर अपोज करोगे तो बताओ वेव जो ट्रेवल करके आ रही है जो एक दूसरे से दूर दूर थी, क्या वो क्लोज हो जाएंगी या और दूर हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। समझ में आती बात? अगर कहीं पे मीडियम चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है? वेव बिकम क्लोजर टू वन अनदर। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वेवलेंथ के ऊपर कोई इंपैक्ट जैसा भी नहीं आ रहा। अगर मीडियम लाइटर हो गया है आगे जाकर तो तुम देखोगे कि वेव एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तुम्हें समझ में आ रही बात? लेकिन यहां पे देयर इज नो चेंज इन द मीडियम, सेम अमाउंट और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, तो यहां पे वेवलेंथ क्या रहेगी? सेम। अब बताइए जब वेवलेंथ सेम रही और दोनों चीज, तो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी तो होती ही सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है? नो चेंज क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि आप कोई वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं? नहीं। लिहाजा चाहे वेव छोटी हो चाहे बड़ी हो, इससे कोई गर्ज नहीं। आप क्या कहेंगे? नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो बताइए स्पीड, तो बताइए स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड भी क्या रहेगा? सेम, नो चेंज। अब तुम्हें समझ में आई? यहां तक हमने देखा। अब आपकी ये चीज समझ में आई कि आज हमने देखी रिफ्लेक्शन। द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इज व्हेन द वाटर वेव और द वेव ट्रेवल इन वन मीडियम, strikes on a surface of another medium, it reflect back into the same medium, वापस उसी में लौट जाता है, and this phenomenon with the same angle, this phenomena is known as reflection of wave. दोबारा समझिए, when a wave travel in one medium, it strikes on the surface of another medium, it reflect back into the same medium, it bounce back into the same medium with the same angle. This phenomena is known as reflection of wave. आखिरी चीज क्या है? No change in speed. दूसरा क्या है? No change in wavelength. तीसरा क्या है? No change in frequency. और चौथा क्या है? No change in time period. एम्पलीट्यूड चेंज उस वक्त होगा जब आप बहुत दूर वेव को ऑब्जर्व कर। एक